मुझे सच सच बात बताएं, इतनी आंधी तूफान आई है, जी। आपके कितने स्ट्रक्चर उड़े? मार्केट से भी एनालिसिस करें तो हमारे पास अभी 0 है। नॉर्मली आपका स्ट्रक्चर कितने विंड किलोमीटर्स के लिए टेस्टेड है? हमारे जो स्ट्रक्चर है ना वो अप्रूव्ड है 150 किलोमीटर/आवर की स्पीड के। अच्छा, और नॉर्मल लाहौर में मैक्सिमम कितनी चली है? 110-120 से ऊपर नहीं चली। अच्छा, कमर्शियल साइड पे जहाँ गार्डर यूज़ हो रहा है, सी चैनल यूज़ हो रहा है, वहाँ पर ये एल्युमिनियम उसके सामने कैसे टिकेगा? देखिए एल्यूमिनियम की लाइफ जो है ना बाकी स्ट्रक्चर से ज़्यादा है। लोग नीचे जो गार्डर है ना वो MS के यूज़ कर लें, जिससे उनका पैनल बाउंड होना है ना वो है पर्लिन। हम वो एल्यूमिनियम के पर्लिन प्रोवाइड करते हैं सेपरेटली। ये उड़ गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं, स्लाइड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो रेजिडेंशियल साइड है उसके लिए क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, कमर्शियल साइड के लिए क्या ऑफर कर रहे हैं? अगर आप L1, L2, L3, P1 ये वाले वेरिएंट्स लेंगे, ये सारे रेजिडेंशियल भी हैं और कमर्शियल भी हैं। इंस्टॉलर्स प्रोग्राम, इंस्टॉलर ट्रेनिंग और इंस्टॉलर को कन्विंस कैसे करते हैं कि ये चीज़ बेहतर है? जब आप GI पे जाते हैं ना तो वो इंस्टॉलेशन टाइम जो है ना वो इसका 70% फास्टर है। तो जो साइट आप 2 दिन में कंप्लीट करते हैं ना वो साइट आप आधे दिन में कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग अवर स्ट्रक्चर। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कन्वे टू द पीपल कि आपके पास एक नई प्रोडक्ट है? हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था लोगों को एजुकेट करना, उनको बताना। प्रोडक्ट आप ले आए, लॉन्च कर ली, चैलेंजेस कौन से आपको फेस करने पड़े? अच्छा, स्टार्टिंग पे हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो बेसिकली प्राइस का था। कौन कौन सी मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके अच्छे डीलर्स बैठे हैं? कि हमने अपनी मार्केट को सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल एंड एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद विद अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे पास मौजूद है BH स्मिथ की टीम, मेरे साथ कासिम साहब मौजूद हैं और अज़र साहब मौजूद हैं। आज हमने इनसे इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है और इनके पास बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले कासिम साहब से पूछते हैं, सबसे पहले तो वेलकम, आप बहुत शुक्रिया आज आप आए हैं, हमने टाइम दिया है। थैंक यू जी आपको हमें इनवाइट करने के लिए और इस सेशन के लिए बहुत शुक्रिया, वेलकम। अच्छा कासिम भाई, मुझे ये बताएं, L1, L2 जो है गैल्वनाइज्ड स्ट्रक्चर का दौर था, सारी चीज़ें बिक भी रही थी, आपको क्या चीज़ ने तंग किया कि आप ये वाला इस टाइप का एल्युमिनियम बेस्ड स्ट्रक्चर ले आए? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो हेड ऑफिस है UK बेस्ड है, तो ये सारी इनोवेशन उस तरफ से ही आई थी। बाबर साहब बेसिकली लीड करते हैं और उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि पाकिस्तान में क्वालिटी वर्क किस तरह किया जा सकता है। तो उसके साथ हमने पहले तो पाकिस्तान में सारा GI और इसके ऊपर चलते थे, तो हम लोगों ने एल्युमिनियम इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें ग्रेडिंग लेके आए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके आए, स्टैंडर्ड्स लेके आए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए हमने प्रोडक्ट्स बनाई और इवन हमने इसके कुछ पार्ट्स एक्सपोर्ट भी किए हैं पाकिस्तान से बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी एक अच्छा वॉल्यूम हम लोग अभी भी जनरेट कर रहे हैं और लोगों को मोस्टली EPC कंपनीज़ इसको यूज़ भी कर रही हैं। और इसमें अगर आप हमारे डिफरेंट वेरिएंट्स देखेंगे तो उनमें L1, L2, L3 सारे जो हैं प्रॉपर डिज़ाइंड हैं। कोई उसमें जुगाड़ सिस्टम नहीं है जिस तरह GI में होता है कि आप लेग्स और किसी चीज़ को भी जोड़ के और उसका एक कम्बिनेशन बना दें। लेकिन हमारे जितने वेरिएंट हैं उसमें हर एक जो प्रोडक्ट है उसके अपने पार्ट्स हैं और वही उनके साथ असेंबल्ड हैं और प्रॉपर डिज़ाइंड है और इंजीनियर्ड है। तो आपको 1 बाय 1 उसका इंट्रोडक्शन भी देते हैं जिसमें आपको वेरिएंट जो है हम बताएंगे भी किस तरह उनका क्लैंपिंग मैकेनिज़्म क्या है, वो यूनिक है। और उसमें हम SS304 के बोर्ड्स यूज़ करते हैं, वो रस्ट फ्री हैं और क्रूयन फ्री हैं। और इसके अलावा हम सर्टिफाइड भी हैं पाकिस्तान में डिफरेंट बॉडी से, हमारे पास सर्टिफिकेशंस भी हैं और प्रॉपर डिज़ाइन करके भी हम लोग स्ट्रक्चर्स देते हैं। तो ये मुझे ये बताएं, एक नई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना, ऑब्वियसली मार्केट में एक रूम था। जब हम जिस स्ट्रक्चर की या ये बात करते हैं गैल्वनाइज स्ट्रक्चर की, तो गैल्वनाइज स्ट्रक्चर की ऑब्वियसली एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, शीट इंपोर्ट होती है, काट के बेंड करके स्ट्रक्चर बना देते हैं। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू कन्वे टू द पीपल कि आपके पास एक नई प्रोडक्ट है, इसकी लाइफ ज़्यादा है और ये चाहे उससे कॉस्टली ज़्यादा है लेकिन ये आपकी ओवर द लॉन्गर रन आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि यहाँ तो लोग बड़े शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए जो है वो प्लान कर रहे होते हैं चीज़ें। जी अच्छा, ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान मार्केट को देखते हैं तो उसमें हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था लोगों को एजुकेट करना, उनको बताना, इसके बेनिफिट्स बताना। जिस तरह आप लगाएं कि आप पैनल्स लगाते हैं, इन्वर्टर्स लगाते हैं, उनकी लाइफ जो है मोर देन 20 ईयर्स है। स्ट्रक्चर जो है वो GI मैक्सिमम भी आपको पता है कि 3-4 साल के बाद इतना रस्ट आ जाता है कि वो खुद ही क्लैप्स कर जाता है। तो इसमें एल्युमिनियम की लाइफ जो है वो मोर देन 20 ईयर्स है। आपका ओवरऑल सिस्टम जब 20 ईयर्स के लिए डिज़ाइन है तो ज़ाहिर बात है कि पैनल्स जिस चीज़ पे खड़े हैं उसकी लाइफ भी 20 ईयर्स होनी चाहिए। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एजुकेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मार्केट शेयर है हमारे पास
और हम लोगों को बताते हैं और डिफरेंट वेरिएंट्स भी देते हैं। लाइक लोगों की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमें डिज़ाइन कर दें हमारी नीड के अकॉर्डिंग, तो वो लोगों भी हमने काफ़ी सेशंस किए लोगों के साथ, उनको बताया। फिर इस तरफ आ जाते हैं कि लोगों को एजुकेट करना, उनको बताना। जैसे ही हमने उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं तो बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो शिफ्ट होगी और वो समझते हैं लोग इस चीज़ को कि ये अच्छी प्रोडक्ट है और इसकी लाइफ ज़्यादा है। तो जब हम इन सारे सिनेरियो में बात करते हैं, आप जो रेजिडेंशियल साइड है उसके लिए क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, कमर्शियल साइड के लिए क्या ऑफर कर रहे हैं? अच्छा, इसमें देखें हमारे ना, आप अगर ओवरऑल ब्रोशर को देखेंगे तो वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें अगर आप L1, L2, L3, P1 ये वाले वेरिएंट्स लेंगे, ये सारे रेजिडेंशियल भी हैं और कमर्शियल भी हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा L2, L3 जो रेजिडेंशियल में यूज़ होता है, और इसी के पैरेलल एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स भी हैं हमारे, वो इंडस्ट्रियल हैं। और उसमें कैरोकेटेड शेड्स जो आ जाते हैं, आपके प्री फैब्रिकेटेड शेड्स हैं, उनके लिए रेल्स हैं। इसमें APDM भी हम लोग यूज़ करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए। लाइक आप कहते हैं कि शेड जो है अगर उसमें हम लोग ड्रिलिंग करेंगे तो हम उसका भी प्रॉपर एक टेस्ट करते हैं और उसके साथ EPDM इंट्रोड्यूस करवाई हुई है हमने कि जो वाटर प्रूफिंग भी करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपकी एग्जीबिशन पे भी देखा था, अब चूँकि हमारे पास भी आपके स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, हम भी अपनी मोस्टली बहुत सारी साइट्स पे स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो कार पोर्ट है, कि आप जो अपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए जो स्पेसेस हैं उसके ऊपर आप ये शेड बना लें और उसको अपना सोलराइज करके वहाँ से भी एनर्जी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अब आप देखें जिस तरह से EV व्हीकल्स आ रही हैं, EV व्हीकल्स को चार्जिंग की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से कारपोर्ट जो है ना वो दैट इज़ द नीड ऑफ द फ्यूचर। डिज़ाइन फ़िलॉसफी में बात करना चाहूँगा अज़हर से। अज़हर, ये सारे डिज़ाइन और ये क्रिएटिव आइडियाज़ आपको कहाँ से आते हैं? बेसिकली जो हमारा कंपनी का बैकग्राउंड है वो आपको बताया है यूरोप से, ठीक है। तो यूरोप में हम लोगों ने पहले बाबर साहब का इंट्रोडक्शन कासिम भाई ने दिया, तो उन्होंने हमें बहुत सारे जर्मन बेस्ड स्ट्रक्चर यहाँ भेजे। एक्चुअल हमारा पर्पस पाकिस्तान में सेल करना था ही नहीं, हमारा पर्पस UK भेजना था डिज़ाइन करके। तो हमने जर्मन और यूरोपियन डिज़ाइन फिलॉसफी फॉलो करते हुए उसी को बेस बनाते हुए स्ट्रक्चर बनाए। अगर आप एग्जांपल देखें ना, मार्केट के स्ट्रक्चर में एक ही C चैनल है जो यूज़ हो रहा है फुट में, वही यूज़ हो रहा है एज अ रेल भी, और उसी में एक उसका पोर्शन काट के एज अ फीट भी यूज़ हो रहा है। अगर आप हमारे स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें आपको 3-4 पार्ट्स अलग अलग नजर आएंगे। लाइक रेल अलग है, लेग अलग है और फीट अलग है, इवन के फ्रंट और बैक फीट भी डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। और जब हमने देखा कि यहाँ पे कैप्सूल मैकेनिज्म, एक मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैप्सूल मैकेनिज्म पे नॉर्मल लोग बोल्ट और वो अटैच कर देते हैं, तो हमने कहा नहीं, ये वक्त के साथ साथ स्लाइड होता है। हमने डिज़ाइन में जब टेस्टिंग की तो हमने उसके लिए स्पेशल वॉशर भी इंट्रोड्यूस करा दी कि ताकि ये लॉक हो, जिस पोजीशन पे भी लॉक करना है। तो अगर हम डिज़ाइन फिलॉसफी की बात करें तो हमारा जो सारा का सारा जो मॉडल है वो समझें कि यूरोपियन मॉडल है। इसीलिए हम जब भी स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं तो यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए उसका डिज़ाइन क्लियर करते हैं। अच्छा, ये डिज़ाइनिंग करते हुए डिज़ाइनिंग फेज़ में भी ऑब्वियसली मार्केट डायनामिक्स कुछ और है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो और है। जो कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर आप बैकलैग्स में देखें तो उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी स्ट्रक्चर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, मैनूवरेबिलिटी है कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से टिल्ट कर लें। दूसरा बड़ा चैलेंज है आपके इंस्टॉलर्स, क्योंकि देखें EPC कंपनीज को कन्विंस कर लेते हैं, एंड यूज़र को कन्विंस कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है, इंस्टॉलर को आप कैसे कन्विंस करेंगे? अच्छा, जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात है ना रिगार्डिंग साइजेस, ठीक है, लेग की, वो हमारा जो फिक्स है ना वो 15 डिग्री के ऊपर टिल्ट मिलता है स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें अगर आप देखें तो समर ओरिएंटेड टिल्ट एंगल है, ठीक है, जो कि आपको मैक्सिमम जनरेशन देता है ओवरऑल द ईयर, ठीक है। उसमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम इंस्टॉलर को फेस कर रहे थे, जो कि हम लोगों ने इनोवेट किया था, वो ये था कि वो लोग सिविल जब लगाते थे सिविल का बैलेंस नहीं कर पाते थे 100%, तो उनके लिए उन्हें 100 कुछ ना कुछ 1 इंच का गैप चाहिए होता था ताकि वो फुट को ऊपर नीचे कर सकें। दैट्स वाई हमने इनोवेट किया ये फुट, और फुट के हिसाब से हमने इसके अंदर कैप्सूल ऐड किए, ठीक है। वो कैप्सूल जो है ना वो इस हिसाब से कि आप अराउंड 1 इंच के अराउंड, जो 25 mm बनती है जगह, आप अप डाउन लेवल में ला सकते हैं। अच्छा, मेंटेन कर सकते हैं दोनों लेग्स को, कि अगर आपकी सरफेस हमवार नहीं है और एक साइड से ऊपर है एक साइड से, उसको आप बैलेंस कर लेते हैं। अराउंड 1 इंच के अराउंड आप अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल आप दूसरा इंस्टॉलर्स प्रोग्राम, इंस्टॉलर ट्रेनिंग और इंस्टॉलर को कन्विंस कैसे करते हैं कि ये चीज़ बेहतर है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो इंस्टॉलर की ईज़ है, ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन। जब आप GI पे जाते हैं ना तो वो इंस्टॉलेशन टाइम जो है ना वो इसका 70% फास्टर है। तो जो साइट आप 2 दिन में कंप्लीट करते हैं ना वो साइट आप आधे दिन में कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग आवर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर प्री असेंबल्ड और प्री पैक्ड आता है, आपको कुछ भी ऑन साइट करने की ज़रूरत नहीं है।
नॉर्मली हम इंस्टॉलेशन कैसे करते थे, पैनल छत पे बिछा रहे हैं, ऊपर जीआई का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, फिर उसे पकड़ के उल्टा कर रहे हैं और फिर जाके हम उसको साइड पे लगा रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर लगाना है, ओपन करना है, स्ट्रक्चर अपनी जगह पे प्लेस करना है, ऊपर पैनल लगाने हैं, क्लैंप टाइट करने हैं और खत्म। तो बेसिकली अगर हम बात करें अपने व्यूअर्स के लिए भी, तो मेरे ख्याल से ये जो मेन लेंथ है, ये मेन लेंथ ऐसे आती हैं, ये आपकी जो वर्टिकल लेंथ्स होती हैं ये भी आपको स्ट्रक्चर के साथ ही मिलती हैं। आपने सिर्फ ये इसको आपस में इंटीग्रेट करके एक यहाँ पर बोल्टिंग करनी है, एक यहाँ पर बोल्टिंग, और ये ऊपर वाले जो बोल्ट्स हैं ये आप जब अपने पैनल रख लेते हैं तो ये बेसिकली एक टी क्लैंप का काम करता है। पैनल बीच में आ गया, इस साइड से पैनल आया और इसको जब आप प्रेस करते हैं तो ये पैनल को भी ऊपर से दोनों साइड से पकड़ लेता है। और इस तरह के हमें मल्टीपल जो है क्लैंप्स यूज़ करते जाएंगे तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं आपस में शेयरिंग बेसिस पे वो लगते रहते हैं। और इंस्टॉलेशन में आपको पता है केसेस बहुत ज़्यादा उड़ने के भी आते थे। उसकी रीज़न क्या थी कि बोल्टेड स्ट्रक्चर में आपको पैनल का पता है 1.2 mm थिकनेस के साथ होता है, जो उसकी नीचे एल्यूमिनियम होती है, उसके साथ आपने एक बोर्ड लगाया हुआ था। तो जो क्लैम्प मैकेनिज्म है ना वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपको लगाना है इस तरीके से, क्योंकि देखिए 50 mm का ये क्लैम्प है, तो इसको उतारें, 50 mm का ये क्लैम्प है, तो 50 mm का एरिया ये कवर कर रहा है, पैनल को बाउंड कर रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली डिज़ाइन फिलॉसफी है और इससे इसको जो आंधी तूफान, जब आपको पता है कि वेदर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया, चेंज हो गया, तूफान बहुत ज़्यादा आने लगे हैं शहरी एरिया में भी, ठीक है, तो उसमें आप देख लें कि हमारे स्ट्रक्चर्स में ना होने के बराबर केसेस हैं। अगर केसेस आते भी हैं तो वो इंस्टॉलर प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए हम इंस्टॉलर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पूरा हमने शुरू किया हुआ है और हम कराते हैं, उन्हें एजुकेट कराते हैं प्रॉपर कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, इवन के बोल्ट को किस टॉप पे टाइट करना है, ये तक हम लोग एजुकेट करते हैं लोगों को कि कौन से साइज के बोल्ट को कितने टॉप पे टाइट करना है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ ना कि जो ये हमारा एक टी क्लैंप है, ये टी क्लैंप की इस साइड भी देखें तो यहाँ पर भी कट्स लगे हुए हैं। बेसिकली जो सोलर पैनल के एजेस होते हैं वहाँ पर ग्रूव आ रहे होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये सोलर पैनल हमारे सामने पड़ा है, यहाँ पर ना ये ग्रूव्स हैं, तो जब ये इसके साथ इधर ये ऐसे बैठता है तो ये ग्रूव के अंदर बिल्कुल ऐसे फिट हो जाता है, ये लॉक हो जाता है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है जो आपकी सोलर पैनल की स्ट्रेंथ को इंश्योर करती है किसी भी स्ट्रक्चर के। अच्छा, जो ये स्ट्रक्चर है इसकी अगर थोड़ी सी वर्किंग मैकेनिज्म आप खुद से ज़रा एक्सप्लेन करें तो ये किस तरह से इसको क्लिप ऑन करेंगे? बेसिकली ये समझें कि एक L1 स्ट्रक्चर हम इसे काउंट कर लेते हैं जिसके ऊपर एक पैनल लगेगा। इसके ऊपर हम लोगों ने ये मिड क्लैंप इस तरह से हमारा क्लिकिंग मैकेनिज्म के साथ है। इसका ये बेनिफिट है कि आप जिस जगह भी पैनल है ना उसके साथ आप रख के इसे क्लिक कर दें। ये उड़ गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं, स्लाइड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब इसको अपनी जगह पे पोजीशन भी आप अपनी जगह से इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं वेयर एवर यू लाइक, ठीक है। तो आप इसको रख के पैनल को पोजीशन करके ऊपर से आप यहाँ से इसको टाइट करेंगे। ये जब टाइट होगा तो ये अंदर जाने के बाद हमारे आप बेस में देखेंगे तो नीचे एक और पोर्शन है जिसके पास जाके रुक जाता है। हाँ। तो बेसिकली ये पोर्शन हम लोगों ने इसलिए बनाया हुआ है कि यहाँ जाके आप देखें टाइट हाथ से नहीं हो रहा। अब ये आप टाइट करेंगे ना तो सेकंड थ्रेड यहाँ पे मेंटेन करेगा 2 से 3 mm की, ठीक है। जब ये थ्रेड मेंटेन करेगा इसका बेनिफिट ये होगा कि ये इससे बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये अगर हमारे यहाँ पे पैनल्स हैं और हमारे पैनल्स यहाँ पर, अगर हम ये L2 के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, लेट्स जस्ट से कि ये एक L2 स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक पैनल यहाँ पर आ गया और एक पैनल यहाँ आ गया। तो नॉर्मली जिस तरह एक L2 स्ट्रक्चर बन रहा होता है, इसको क्लैंप के ऊपर लगाएं, एक पैनल यहाँ फंसा लिया, एक पैनल यहाँ फंसा लिया, तो ये बेसिकली दोनों पैनल्स की आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिल रही होती है कि यहाँ पर दोनों पैनल्स आपके इजीली एक ही स्ट्रक्चर के अंदर लग रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने दोनों पैनल्स को क्लैंप कर सकते हैं। इसी तरह का क्लैंप, एक एंड क्लैंप ऊपर वाली साइड पे लग जाता है, एक नीचे वाली साइड पे लग जाता है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो वीडियोस हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आप इस स्ट्रक्चर की डीकंस्ट्रक्शन जो है वो देख लें, इसकी असेंबली यूनिट देख लें कि किस किस तरह से आप खुद भी, अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आपके थोड़े पैनल्स हैं और आपको शौक है सोलर पैनल की इंस्टॉलेशंस का, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको इसके साथ प्ले अराउंड करने में बहुत मज़ा आएगा। आप लोग खुद भी बड़ा इजीली, आसानी से इसको कन्फिगर कर सकते हैं। आपको सेकंड पर्सनल या कुछ दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंगल हैंडेडली इसको इंस्टॉल करना चाहें तो मेरे ख्याल से आप इजीली अपनी साइट जो एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अच्छा, मैं अब वापस कासिम साहब की तरफ आता हूँ। कासिम भाई, मुझे ये बताएं, प्रोडक्ट आप ले आए, लॉन्च कर ली, चैलेंजेस कौन से आपको फेस करने पड़े? अच्छा, स्टार्टिंग पे हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो बेसिकली प्राइस का था। लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं। उसके अलावा क्योंकि प्रोडक्ट इटसेल्फ बहुत यूनिक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोग एक्सेप्ट करते हैं इसकी, लोगों ने बहुत ज़्यादा हमसे लिया भी है। जैसा कि आप देखते हैं लोकल इंस्टॉलर जो है वो
जीआई पे जल्दी कस्टमर को कन्विंस कर लेता है और उनको बताते नहीं है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो हमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है वो प्राइस का था। पाकिस्तान में लोग इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लाइक करते हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा कह लें कि टफ टाइम प्राइजेस पे आता है। अदरवाइज प्रोडक्ट और टेक्निकली हम लोग बहुत साउंड हैं। अच्छा कासिम में मुझे बताएं, ये जो मुझे मटेरियल नज़र आ रहा है इस वक्त मोर और लेस सोलर पैनल्स के जो आउटर हमारा जो होता है सरफेस उसके ऊपर भी इसी तरह का पीरियड लगा होता है। तो ये इस एल्युमिनियम की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्वालिटी है इसकी, कितना रगड़ है, कितना वेट उठा सकता है पैनल का? आपको पता है आजकल वेट बढ़ता जा रहा है साइज़ बढ़ने की वजह से। बिल्कुल। अच्छा ऐसा है कि अगर आप देखेंगे ना तो दोनों की क्वालिटी सिमिलर है। तो हमारे पास ये कंट्रोल है कि हम T56063 ग्रेड और T6 दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आप कोई भी क्वालिटी लें, क्योंकि आपको पहले बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है, तो हमने हर चीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे रखी है। और इसमें जो आपने दूसरी चीज़ पूछी है चैलेंजेस की, उसमें हम लोगों ने लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया, इवन एक्सपोज किए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, डिफरेंट सिटीज़ में। तो लोगों को बताया है कि देखें जी उनकी 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है कि आपने पैनल जो लगाए हैं वो इस एक मेजर पार्ट है पूरे प्रोजेक्ट का। हाँ। और वो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है और स्ट्रक्चर ही सबसे वीक पॉइंट है। तो लोग जब उसको ना इंस्टॉलर बताते थे ना लोगों को एक आइडिया था, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट करके अल्हम्दुलिल्लाह अब एक इतना मार्केट में बता दिया कि आप कहीं भी क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो BS स्मिथ का नाम आता है कि सबसे अच्छी प्रोडक्ट अगर चाहिए तो BS स्मिथ की है। चलिए ये तो आपने अपनी तारीफ तो कर दी। अब मुझे सच सच बात बताएं, इतनी आंधी तूफान आई है, आपके कितने स्ट्रक्चर उड़े? सर ओवरऑल अगर आप मार्केट से भी एनालिसिस करें तो हमारे पास अभी 0 है। अच्छा, 0%। ठीक है। हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम एक केस आया है कराची से, उसमें भी सबसे मेन प्रॉब्लम आती है जो एक बहुत मेजर कंसर्न है डेड वेट का। आपके जो सिविल ब्लॉक है उसका उतना वेट होना चाहिए कि वो वहाँ से वही ना उखड़ जाए, क्योंकि कराची में मोस्टली कर्व स्टोन यूज़ होते हैं जो आपके फुटपाथ की साइड से भी लगे होते हैं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। तो वो वाले ब्लॉक्स लगाते हैं तो वहाँ पे ब्लॉक के साथ ही पैनल उड़ा होता है। तो जब ब्लॉक ही ज़मीन के साथ इंटैक्ट नहीं है तो ज़ाहिर बात है कि एक मेजर फ्लॉ है कि आप अगर उसको इग्नोर कर देंगे तो किसी टाइम भी नुकसान हो सकता है जैसे ही एक लेवल से ऊपर हवा आएगी। अच्छा, मैंने आई हैव सीन यू ग्रो। अब मैंने आपको मेहनत भी करते देखा है, आप लोगों ने बहुत मार्केटिंग की है, एग्जीबिशंस पे भी आप लोगों ने टेक पार्ट किया। डीलर नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए आप लोगों ने क्या किया है? कौन कौन से मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके अच्छे डीलर्स बैठे हैं और आपकी वॉल्यूम्स कितने हैं? किस किस तरह से लोग आपके साथ अप्रोच कर सकते हैं? अच्छा, हम लोगों ने बेसिकली जो अपना डीलर नेटवर्क है बाकी मार्केट की तरह नहीं बनाया। हमने बड़ा एक उसको प्लान करके किया है कि हमने अपनी मार्केट को सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया है। तो हमारे 2 डीलर साउथ में भी हैं, सेंट्रल में हम लोग खुद भी कर रहे हैं और कुछ डीलर नेटवर्क बनाया हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ सर्विस सारी सेंट्रल से देते हैं, लाहौर बेस्ड है। और इसी तरह हमारा एक डीलर इस्लामाबाद में भी है। तो आपको कहीं पे भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो किसी कस्टमर को भी तो हम लोग कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। मैं अब कुछ अज़हर की तरफ वापस जाऊँगा। मेरे जहन में कुछ टेक्निकल सवाल आता है, मैंने उनसे करने हैं। अज़हर, एल्युमिनियम का ग्रेड हमें पता चल गया, इसकी हार्डनेस, स्ट्रेंथ, थिकनेस, उसके बारे में आप मुझे बताएं। एल्युमिनियम को तो चले पता लग गया कि जी 20 साल की लाइफ है। ऊपर जो बोल्टिंग हमारी हुई हुई है, SS जो मटेरियल लगा हुआ है, SS का ग्रेड, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, फिर इसकी लाइफ। अच्छा, जो एल्युमिनियम का ग्रेड है ना वो जैसे कासिम साहब ने बताया कि 6063 ये ग्रेड है जिसको कंपोजिशन कहते हैं। और T5 जो है ना वो इसकी हीटिंग ट्रीटमेंट होती है कि किस हीटिंग ट्रीटमेंट से स्ट्रक्चर को गुजारा गया, उसी के बाद ये इसकी हार्डनेस डिसाइड होती है। T5 की हार्डनेस T6 से कम होती है, ठीक है। नॉर्मली पाकिस्तानी मार्केट में T5 नॉर्मली मिलता है, T6 लिटिल बिट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम लोग ये डिलीवर कर चुके हैं T6 और हम उसकी हार्डनेस को अचीव करते हैं। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं ASTM के, वो आपने फॉलो करने होते हैं हार्डनेस को लेके कि आपकी हार्डनेस कितनी मेगापास्कल होनी चाहिए और आपका स्ट्रक्चर उस हार्डनेस के अंदर लाई करना चाहिए। तो जो T5 है ना वो डिसाइड करती है कि हार्डनेस कितनी होगी। T5 की हार्डनेस जो नॉर्मली UTS है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसकी अराउंड 140 से 180 मेगापास्कल के दरमियान होती है। तो हमारा स्ट्रक्चर उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो उससे ऊपर है तो वो समझें वो ब्रेकिंग पॉइंट पे चला गया और वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डिज़ाइन फिलॉसफी में ये चीज़ रखी थी कि हमारे पास एल्युमिनियम में एक एज होता है कि हम लोग कहीं से भी स्ट्रेंथ ऐड करने के लिए थिकनेस ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सट्रूड होता है, ये बेंड नहीं होता। तो एक्सट्रूजन की वजह से हमारी अगर प्रोफाइल सेक्शंस आप देखेंगे ना तो कहीं से भी होमोजीनियसली mm में नहीं है। इसकी कुछ वॉल्स 2 mm की हैं,
कुछ जगहों से ये 1.6 mm है और कुछ जगहों से ये 4 mm और 5 mm भी है। ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, जहाँ पे जितनी फोर्सेस लग रही है ना उस जगह को हमने उस हिसाब से स्ट्रेंथ दी है। ठीक है। दैट्स वाई हमारा डिज़ाइन जो है वो सुपीरियर रहता है मार्केट स्ट्रक्चर से, कि उधर आपको 2 mm की चादर मिलेगी तो 2 mm की ही मिलेगी, इवन के सी चैनल मिलेगा तो होमोजीनियस ये 2 mm होगा। ये मैंने चले इसमें तो आपके पास एक यूएसपी आ गई रेजिडेंशियल मार्केट में कि आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि विंड प्रेशर पर रेजिस्ट करता है और उसके अंदर चैनल भी है, वाटर क्लियरेंस का कि पानी भी जो है वो उसके अंदर स्ट्रेनिंग करता, एसएस के मटेरियल यूज़ हुए हैं। यहाँ पर तो समझ आती है कि चलें ये प्रोडक्ट महंगी है, एक्सपेंसिव है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कमर्शियल साइड की। कमर्शियल साइड पे जहाँ गार्डर यूज़ हो रहा है, सी चैनल यूज़ हो रहा है, वहाँ पर ये एल्यूमिनियम उसके सामने कैसे टिकेगा? देखिए एल्यूमिनियम की लाइफ जो है ना वो आपको पता है कि बाकी स्ट्रक्चर से ज़्यादा है। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें 20-25 साल से ज़्यादा आप इससे लाइफ ले सकते हैं एल्यूमिनियम से। जो इसकी लाइफ का एलिमेंट है ना एल्यूमिनियम का, वो होता है इसके ऊपर एनोडाइजिंग की लेयर। ठीक है, कि वो आपने इसके ऊपर कितने माइक्रोन की जो है वो लेयर चढ़ाई हुई है जो कि इसको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा जो प्लांट है ना वो होमोजीनियसली एनोडाइज करता है एक एक पार्ट को। ठीक है, अब आप इसके क्लैंप पे देखें तो वही फिनिशिंग है और रेल पे भी वही फिनिशिंग है। ठीक है, तो अब आप ये देखें तो हम लोग 9 माइक्रोन से ऊपर का क्लेम करते हैं, जो कि IEC स्टैंडर्ड है 9001, वो बताते हैं कि आपका ना कम से कम 5 माइक्रोन से ऊपर होना चाहिए अगर आप आउटडोर एप्लीकेशन के लिए एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें तो नो डाउट प्राइस में हम लोग उनसे ज़्यादा हैं, लेकिन अगर लाइफ की बात करें और एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें कमर्शियली कि कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उनकी लगी होती है, तो हम लोगों ने ये भी कम्बिनेशन बनाया कि लोग नीचे जो गार्डर है ना वो MS के यूज़ कर लें, लेकिन जो ऊपर जिससे उनका पैनल बाउंड होना है ना वो है पर्लिन। हाँ, हम वो एल्यूमिनियम के पर्लिन प्रोवाइड करते हैं सेपरेटली। ठीक है, कि आप वो पर्लिन लगा लें, आप नीचे MS का सारा स्ट्रक्चर, उससे क्या है कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है, हाइब्रिड सिस्टम बन जाता है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है सिस्टम। ठीक है, तो जो जिस्ती है उससे जान छूट जाती है, उससे जान छूट जाती है। ठीक है, आप सारा नीचे MS यूज़ करें, उसे पेंट करा लें और ऊपर जो है आप एल्यूमिनियम के पर्लिन यूज़ करते हुए भी आप वही मार्केट में बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड कस्टमर। तो आया एल्यूमिनियम में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि अगर लेट्स से 40-50 फीट हाइट के ऊपर आप एक 25-30 किलोवाट का 25-30 kg का पैनल का वेट डाल रहे हैं और विंड प्रेशर्स भी जो है वो इतने आ रहे हैं तो उनको रेजिस्ट कर जाएगा। नॉर्मली जो आपका स्ट्रक्चर, बल्कि अच्छा हो गया आपसे पूछना, ये नॉर्मली आपका स्ट्रक्चर एक तो विंड कितने विंड किलोमीटर्स के लिए टेस्टेड है, दूसरा कितने वेट को सपोर्ट कर सकता है? अच्छा, विंड की स्पीड की अगर बात करें तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स है ना वो अप्रूव्ड है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए। अच्छा, और नॉर्मल लाहौर में मैक्सिमम कितनी चली है? 110-120 से ऊपर नहीं चली। अच्छा, वो भी गस्ट आता है 110 का। ठीक। नॉर्मल हवा जो है वो 90 किलोमीटर से ऊपर अभी तक यहाँ पे डाटा नहीं है। ठीक है, गस्ट 110, 120, 125 तक का आया। ठीक है, ठीक है, तो वो भी वेदर चेंजेस की वजह से। अब बात रही कि हमारा स्ट्रक्चर कितने विंड के लिए 150 किलोमीटर और 45 मीटर पर सेकंड अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्लियर करता है। कुछ स्ट्रक्चर हमारे 150 से भी ऊपर के हैं जो कि लगते हैं वो एलिवेटेड के हैं। ठीक है, उनमें हमारी रेल्स हैं जो कि रेल हमारी बनी हुई इस तरह से हैं, वो डिज़ाइन ही इसी तरह की हैं कि वो आप एलिवेटेड के ऊपर आप लगा सकें। ठीक है, और वो 40 फीट और 50 फीट की हाइट के हिसाब से भी वो विंड को बेयर करते हैं। ठीक है, रही बात वेट की, तो हमारा डिज़ाइन फिलॉसफी ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग पैनल आप सिस्टम डिज़ाइन करें और ले जाएं। हम लोग इवन के वाहिद वो लोग हैं जो जब सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है हम डाटा शीट मांगते हैं पैनल की। हम पैनल की डाटा शीट देख के उसका वेट देख के उस हिसाब से सोल्यूशन प्रपोज करते हैं कि इस जगह पे ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो बेनिफिट है, अगर अदरवाइज आपका सिस्टम जो है वो एयर वेयर नहीं कर पाएगा। तो हमारी ये डिज़ाइन फिलॉसफी है, हम सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना, हम डिज़ाइन में भी कस्टमर्स को हेल्प करते हैं कि आप अब जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि V Pro है, L2 में आया है, हम लोगों ने V Live ऐड किया उसमें, वो बनाया ही हमने बड़े पैनल्स के लिए। ठीक है, तो साइड पे आपको अटैच भी कर देंगे तो नज़र आ जाएगा। V Pro में जितने भी बड़े पैनल्स हैं जो कि जिनका वेट 35 किलो और 40 किलो अब आने लग गया है, वो सारे उन स्ट्रक्चर के लिए, उन पैनल्स के लिए वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। जिनका वेट कम है उनके लिए स्ट्रक्चर छोटे हैं, उनकी कॉस्ट कम है, और जिनका वेट ज़्यादा है, जाहिर बात है वो कॉस्ट का एलिमेंट पर वॉट के हिसाब से जोड़ें तो उतना ही पड़ जाता है, लेकिन हमारी डिज़ाइन फिलॉसफी के अंदर ये चीज़ें कवर अप होती हैं। अच्छा, अब इंस्टॉलर्स और टेक्निकल लोगों के लिए एक सवाल करता हूँ कि जब हम MS का स्ट्रक्चर वगैरह लगाते हैं, कोई भी आपकी सोलर पैनल की तार अगर नंगी है या तार कंसील्ड नहीं आ रही, एट टाइम्स ये होता है कि वो स्ट्रक्चर के साथ अगर तार लगी हुई और इंसुलेटेड तार, तो वहाँ पर भी इन्वर्टर जो है वो रेजिस्टेंस PV का वो एरर शो करता है। इस स्ट्रक्चर के साथ भी यही होता है, एल्यूमिनियम के साथ अगर कोई वायर कनेक्ट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम आती है? ग्लिचेस आते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना वो डिसाइड होती है मेटल प्रॉपर्टी में, इसमें आयरन का कंटेंट होता है, लेकिन जो इसके ऊपर लेयर चलती है ना एनोडाइजिंग की,
वो इसको प्रोटेक्ट करती है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करती है दूसरी चीज़ों से। तो दैट्स वाई अगर आप इसको इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करवाना चाहते हैं ना, तो आपको इसमें होल करना पड़ेगा, ताकि जैसे अभी अब अर्थिंग की वायर कनेक्ट करेंगे ना इसके साथ, तो आप होल करेंगे सेल्फ स्क्रू का, ताकि वो अंदर वाले मटेरियल के साथ टच हो। बिल्कुल ठीक। इसकी स्किन से टच होने से उसकी कंडक्टिविटी नहीं, राइट राइट, ये आइसोलेशन प्रोवाइड, ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप सिस्टम लगा लेते हैं, बहुत सारे इंस्टॉलर्स जब आप वायरिंग अंडर अ स्पेसिफिक चैनल कर रहे होते हैं तो ठीक है। जैसे ही आपकी वायरिंग किसी फ्रेम के साथ कनेक्ट होती है, आपके इन्वर्टर्स में अर्थिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, एरर्स भी आ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने एल्यूमिनियम बेस्ड स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर एनोडाइज्ड है, तो ये एरर्स मिनिमलिस्टिक हो सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आगे फ्यूचरिस्टिक अगर देखें तो मार्केट में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि एक रेवोल्यूशन कंसिडर होगी? अच्छा, हम लोग अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक एल्यूमिनियम कार पार्किंग लॉन्च की है बेसिकली, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज़ में ट्रेंड बहुत ज़्यादा कार पार्किंग और कारपोर्ट की तरफ चला गया कि इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा उस तरफ होने लग गई। दूसरी बात ये कि ईवी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आने लग गया है, तो आपको पता है ईवी चार्जर्स भी जो है ना वो इंस्टॉल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एल्यूमिनियम कार पार्किंग बनाया जो कि प्योर एल्यूमिनियम में, उसमें कोई भी पार्ट जो है वो दूसरे MS का नहीं है। इसको आप एज एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं और एज एल्यूमिनियम कार पार्किंग भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप उसके नीचे वो प्योर वाटर प्रूफिंग है उसके नीचे, ठीक है, जिसकी वजह से आप नीचे जो है वो EV चार्जर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसके अंदर कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज हो रही है टुवर्ड्स EV, ठीक है। तो हमने कार पार्किंग ऐसा लॉन्च किया है कि उसमें आप EV की इंटीग्रेशन भी दे सकते हैं और वाटर प्रूफिंग भी ले सकते हैं। अच्छा ज़बरदस्त, मतलब EV चार्जर्स नीचे लगाएं, ऊपर सोलर पैनल लगाएं। गाड़ियां ने तो पार्क होना ही है, तो वहाँ अपनी EV गाड़ियां भी चार्ज कर लें। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि एक आपका जो EV कार पार्किंग शेड है वो कितने किलोवाट का सपोर्ट करता है, और उसको ऑब्वियसली आप स्टैक करके बढ़ाते भी जाएंगे? अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप पैनल्स इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक स्टैक की बात करें जिसके नीचे 2 गाड़ियाँ इजीली खड़ी हो जाती हैं, तो 18 पैनल्स वो इजीली सपोर्ट करता है। मतलब 10 से 11-12 किलोवाट के करीब, 10 से 12 किलोवाट का आराम से एक, वो जिसमें नीचे 2 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, और EV चार्जर भी आपका 10 किलोवाट का 7 किलोवाट वाला इजीली। नॉर्मली जो EV चार्जर है वो 7 किलोवाट से 10 किलोवाट की रेंज में ही आता है। 7 किलोवाट मोस्टली इसी रेंज में। तो मेरे ख्याल से जब आप दफ्तर जा रहे हैं, सुबह डे टाइम में 8-9 बजे आपका दफ्तर लगता है और आपने शाम 5 बजे दफ्तर से निकलना है, तो आप जनाब अपनी गाड़ी जो है वो ईजिली जो है वो पूरा दिन चार्ज भी कर सकते हैं और रात को गाड़ी लेकर जाएं, फ्री घूमे फिरें पूरे लाहौर। तो मेरे ख्याल से आई विश यू गाइस द बेस्ट ऑफ लक इन बिजनेस। आप लोगों के काफ़ी सारे सवालात के इन्होंने जवाब दिए हैं, उबहम आपके काफ़ी दूर हुए होंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नए गेस्ट के साथ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।